नमस्कार, उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुपन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। डोईवाला के जौलीग्रांट एयरपोर्ट में बम होने की एक बार फिर फर्जी मेल मिली है। मेल में टॉयलेट में बम होने की बात कही गई। इस सूचना के बाद सभी हवाई पैसेंजर्स, कार चालकों आदि आने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट के टोल बैरियर के पास ही रोककर एयरपोर्ट को खाली करवाया गया। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर इस साल बम होने की फर्जी सूचना का ये चौथा मामला है। पहले 3 मामले अक्टूबर में एक्स के माध्यम से हुए थे। हाल ही में ईमेल के जरिए बम की धमकी दी गई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि अब एयरपोर्ट पर स्थितियां सामान्य बताई जा रही है। पूरी जानकारी क्या कुछ है, अभी फिलहाल के लिए क्या कुछ वहाँ पर सिचुएशन है, क्या कुछ स्थिति है, क्या वहाँ पर अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है या फिर क्या कुछ अभी फिलहाल की स्थिति है, इस पर हम अपडेट लेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ऐसा ये पहला मामला नहीं है। 3 बार पहले भी फेक ईमेल्स आ चुके हैं और ये चौथा मामला निकलकर सामने आया है, जहाँ पर पहले सोशल मीडिया हैंडल एक्स से ये पोस्ट कर ये धमकियां मिलती थी। लेकिन आज एक बार फिर से ईमेल के जरिए जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर बम होने की धमकी जो है वो कुछ शरारती तत्वों की वजह से पाई गई है। हमारे साथ धनराज गर्ग ज्वाइन कर चुके हैं इस हवाले से अपडेट करने के लिए। धनराज से जानने की कोशिश करेंगे। धनराज, ये पहला मामला नहीं है, 3 मामले पहले भी एक्स के जरिए पोस्ट कर आ चुके हैं और ये चौथा मामला है। अभी फिलहाल वहाँ पर क्या कुछ सिचुएशन है? लगातार नजर आ रही है और जिससे कहने से माहौल खराब होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले भी 3 बार इस तरह का एक्ट के माध्यम से कहने से जो मैसेज है वो प्रशासन को मिला था और जौलीग्रांट एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। और चौथा मामला अब हुआ है कि एक मेल से कहीं न कहीं धमकी दी गई है, जिसके बाद कहने से सुरक्षा एजेंसी में आई और पूरे एयरपोर्ट कहने से छावनी में तब्दील कर दिया गया और तो यात्री थे उनको भी वहाँ से हटा दिया गया और जो आने वाले यात्री थे उनको खाल जारी कर दिया गया था, उनको वहाँ पर रोका गया। लेकिन ये देखिए इस तरह से जो मामले निकल कर सामने आते हैं इस पर कहने से पुलिस जांच जरूर करती है और पुलिस लगातार इस पर जांच भी कर रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि ये शरारती तत्वों के द्वारा ये इस तरह से मेल भेजे गए हैं, उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है और जो गिरफ्तार किया गया है जो एजेंसियां है सुरक्षा एजेंसियां वो पूछताछ कर रही है और यदि कोई ऐसा मामला निकल कर आता है तो संबंधित धाराओं में कहने से इसको निकलवा कर दिया जाएगा। और देखिएगा कि सुरक्षा दृष्टि से जो देखा जाए कि अभी स्थिति जो है सामान्य हो चुकी है, क्योंकि कल का ये मामला था और अब जो स्थिति है वो बिल्कुल सामान्य हो चुकी है, क्योंकि जो मेल करने वाला व्यक्ति था उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अब उससे जांच पड़ताल पुलिस करती हुई नजर आ रही है। धनराज, की मेल कितने बजे पहुंची थी यहाँ पर अधिकारियों तक और उसके बाद की क्या कुछ स्थिति थी? क्या वहाँ पर पैसेंजर्स को सेफली इवैक्यूएट किया गया? क्या कुछ स्थिति वहाँ पर उस समय? क्या हड़कंप का माहौल था या फिर सेफली सभी पैसेंजर्स को सामान्य तौर से रहने की जो यहाँ पर हिदायत है वो दी गई थी? बिल्कुल बिल्कुल चिकन, देखिए जिस तरीके से ये मेल प्रशासन को सुबह मिली थी और सुबह के बाद से ही कहने में जो प्रशासन की तमाम तरह की टीमें हैं, चाहे वो सुरक्षा एजेंसी की बात करे या LIU की बात करे या अन्य सुरक्षा एजेंसियों की बात करे, तमाम मौके पर पहुंची थी और जो वहाँ पर यात्री थे उनको सुरक्षित कहने से वहाँ से बाहर निकाला गया था और उसके बाद पूरा सर्च अभियान चला था, जिसके बाद पूरे सर्च कर लिया गया और उसके बाद कोई भी वहाँ पर बम इस तरह का नहीं मिला और जिसके बाद कहना चाहिए जो सरकारी एजेंसियां है वो हरकत में आई और तमाम जो मेल आई उस पर कहने से जांच करती हुई नजर आई और जिसमें जांच में खास तौर पर कहने से जो व्यक्ति ने जांच भेजी वो मेल भेजी उस पर पुलिस ने गिरफ्तार किया उसको और उसके बाद उससे पूछताछ लगातार जारी है। अभी भी कहने से पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, लेकिन ये देखिएगा कि जिस तरह की धमकियां लगातार कहना चाहिए जौलीग्रांट एयरपोर्ट को मिलती रहती है। ये पहला मामला नहीं है, जो पहले 3 मामले निकलकर सामने आए थे उनमें क्या कुछ यहाँ पर निकलकर सामने आया? क्या जो शरारती तत्व थे उन तक पहुँच पाई है पुलिस? किस तरीके से कार्रवाई हुई थी पहले? बिल्कुल मामले होंगे कि उनमें भी कहने के पुलिस ने पूरी अपनी जांच की थी और जो कि शरारती तत्वों के द्वारा इस तरह का मेल भेजा गया था। ये कहा जा सकता है कि सिर्फ एक प्रशासन को परेशान करने के लिए मेल भेजा जाता है या फिर कहा जाए कि जनता को परेशान करने के लिए मेल भेजा जाता है और इससे पहले भी जो मामले ऐसे निकलता है और जो और उनको जेल भेजा गया था और देखिएगा कि चौथा मामला सामने आया है तो इस पर भी कहने से मुकदमा जो जौलीग्रांट कंडक्टर है उनकी तरफ से कहने से कराया गया है और
कि अब जो है पुलिस इस पर पूरी हरकत में आ चुकी है और पुलिस जो है कि व्यक्ति को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर रही है। धनराज, जिस आईडी से ये ईमेल पहुंची है, ईमेल आईडी, क्या उसका यहाँ पर उसकी गहन जांच की जा रही है? वो किस व्यक्ति की मेल है या फिर किस फोन से? साइबर सेल किस तरीके से इस पूरे चीज का संज्ञान लिए हुए है? बिल्कुल तकरीबन देखिए, उत्तराखंड के अंदर जो साइबर सेल है वो बहुत मजबूत है। धनराज का संपर्क कर चुका है, तो आगे बढ़ जाएंगे। जहाँ पर धनराज जो है वो अपडेट कर रहे थे कि चौथी बार जॉलीग्रांट एयरपोर्ट में इस तरीके की बम होने की धमकी जो है वो पाई गई है। लेकिन फिलहाल की बात करें, साइबर सेल या फिर अन्य जो सिक्योरिटी एजेंसीज है या फिर जो पुलिस है वो एकजुट होकर काम कर रही है और इस तरीके के शरारती तत्वों के खिलाफ लगातार कड़ा संज्ञान प्रशासन और पुलिस द्वारा लिया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में 12 से 15 दिसंबर तक विश्व का सबसे बड़ा विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस कन्वेंशन हो रहा है, जिसको लेकर कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कन्वेंशन का सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा कर्टन रेज किया गया। कन्वेंशन के बारे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस आयोजन के लिए विभाग को बधाई दी। इस दौरान सीएम ने कहा कि उत्तराखंड योग और आयुष की भूमि है और यहाँ पर इस प्रकार के कार्यक्रम का उत्तराखंड में होना सौभाग्य की बात है। कई चीजों पर इस आयोजन में मंथन और चिंतन होगा और कई महानुभवों को अनुभव यहाँ पर काम आएंगे और इसमें 58 देशों के 300 से ज्यादा लोग यहाँ पर अलग अलग प्रतिनिधि भाग लेंगे। आयुर्वेद और वेलनेस पर्यटन के क्षेत्र में भी बढ़ावा देंगे। कोरोना के समय में आयुष, आयुर्वेद और योग का प्रभाव देखा गया। निश्चित रूप से उत्तराखंड अनेक क्षेत्रों में काम कर रहा है। उत्तराखंड आरोग्य की प्रज्ञा भूमि है और ऋषि मुनियों के द्वारा, पूर्वजों के द्वारा उत्तराखंड में अनेक शोध हुए हैं। 12 से 15 दिसंबर तक चलने वाले इस 10वें संस्करण का उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हो रहा है। इसमें 135 से ज्यादा प्रतिनिधि अलग अलग देशों से आ रहे हैं और तकरीबन 6,500 सेलर्स, बायर्स का इसमें अभी तक रजिस्ट्रेशन हुआ है। कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो में अनेक विषयों पर चिंतन होगा, मंथन होगा, चर्चा होगी, संवाद होगा। आपस में हमारे सभी विशिष्ट जन जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अनेक विशिष्टताएं आयुर्वेद के क्षेत्र में हासिल की हैं, उन सब के अनुभव आपस में शेयर होंगे और निश्चित रूप से वो एक नया मुकाम हासिल करेगा और इससे पूरे आयुर्वेद को भी आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। और अच्छी बात है, हम सबको मेजबानी का अवसर मिल रहा है। इसमें 58 देशों के 300 से भी अधिक प्रतिनिधि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि प्रतिभाग कर रहे हैं और लगभग 6,500 प्रतिनिधियों और 2 लाख आगंतुकों के साथ यह आयोजन हमारा ज्ञान और सहयोग का एक अद्वितीय मंच बनेगा। उत्तराखंड का जो ये पैविलियन है, इसमें प्रदेश के 8 से अधिक विभागों के स्टॉल्स लगेंगे जो हमारे प्रदेश की प्रगति में भी अपना योगदान देंगे। आयुर्वेद, होम्योपैथी, स्वास्थ्य, कौशल विकास, पर्यटन, उद्योग, उद्यान, ग्राम्य विकास। निश्चित रूप से इन स्टॉलों से यहाँ हमको आयुर्वेद और वेलनेस पर्यटन के क्षेत्र में प्रमुख केंद्र के रूप में हमको बढ़ावा देगा और हम सरकार की तरफ से भी लगातार हेल्थ और वेलनेस को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और यह आयुर्वेद के जो फायदे हैं और नए नए नवाचार हैं, नए नए शोध अनुसंधान हैं, उसके साथ ही इसके एकीकरण के प्रति भी लोगों को जागरूक करने का भी काम करेगा। और हम सब लोगों ने देखा कि कोरोना महामारी के समय में जब बहुत सारी जो आधुनिक विधाएं हैं उस समय बेअसर हो रही थी, उनका प्रभाव नहीं हो रहा था, ऐसे समय में हम लोगों ने आयुष का, आयुर्वेद का, योग का हमने प्रभाव देखा है। इस प्रकार से वो जीवन रक्षक के रूप में हम सबके समक्ष कारगर साबित हुई है। तो निश्चित रूप से आज हम अनेक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और हमारी जो भूमि है, उत्तराखंड की ये भूमि प्राचीन काल से ही आयुर्वेद की जो प्रज्ञा भूमि है, इसकी भूमि रही है।
और इस भूमि पर आयुर्वेद औषधियों की खोज और शोध का कार्य। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फिर वापस लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। उत्तराखंड 26 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करने जा रहा है। इन खेलों की मेजबानी के मौके को राज्य सरकार गंभीरता से लेती हुई नजर आ रही है, जिसके क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खेल मंत्री रेखा आर्य के साथ सभी संबंधित अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में 38वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान किए जा रहे सारे आयोजन को ठीक तरीके से करने के दिशा निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा अधिकारियों को दिए गए। साथ ही मुख्यमंत्री ने यहाँ पर कहा कि ये मेजबानी उत्तराखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने जा रही है। वहीं जिस तरीके से पहले भी G20 सम्मेलन और इन्वेस्टर्स समिट का यहाँ पर सफल आयोजन किया गया था, उसी तरीके से इन राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के लिए हर मुमकिन प्रयास किए जा रहे हैं। मैं सबसे पहले आप सभी पत्रकार मित्रों का, छायाकार बंधुओं का, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सभी का मैं स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। और आज हम यहाँ पर बहुत विस्तार से जो हमारे राष्ट्रीय खेल आयोजित होने वाले हैं उसके संबंध में हमने यहाँ पर समीक्षा की है। सभी तैयारियां हमारी अच्छी चल रही हैं, अवस्थापना स्ट्रक्चर भी बन रहे हैं। मैं सर्वप्रथम तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी का और ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पीटी उषा जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमको ये खेलों के आयोजन की जिम्मेदारी दी है और ये हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ा अवसर है। इससे निश्चित रूप से हमारी खेल प्रतिभाओं को भी आगे आने का अवसर मिलेगा, उनके व्यक्तित्व का विकास होगा। साथ ही इस आयोजन को भव्य और दिव्य बनाने के लिए, बहुत शानदार बनाने के लिए हम पूरे प्रयास कर रहे हैं। हर तरीके से सभी डिपार्टमेंट, सभी जिम्मेदार लोग, हमारा खेल विभाग, खेल मंत्री। रुड़की के पिरानकलिया स्थित विश्व प्रसिद्ध दरगाह साबिर पार्क में उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स द्वारा बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर चादर चढ़ाई गई। इसके साथ ही बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की हिफाजत के लिए दुआ मांगी गई। इस मौके पर शादाब शम्स ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि बांग्लादेश अल्पसंख्यकों पर जुल्म हो रहा है। इसी को लेकर हम दरगाह साबिर पार्क पहुंचे हैं और चादर चढ़ाकर साबिर पार्क से दुआ मांगी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ऊपर वाला कभी जालिमों के साथ नहीं होता है, वो हमेशा कमजोर का साथ देता है। शादाब शम्स ने कहा कि ऊपर वाले की लाठी जालिमों पर पड़ेगी, इसके बाद जालिमों का दुनिया से वजूद मिट जाएगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में शादाब शम्स के जो समर्थक हैं वो भी मौजूद हैं। आज दरबार साबिर पार्क में हाजिरी हुई और हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से वहाँ की माइनॉरिटीज के ऊपर, वहाँ के अल्पसंख्यक समाज के ऊपर, खासकर हिंदू भाइयों की, बहन बेटियों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है मजहबी एतबार से, हम उसके लिए यहाँ हाजिर हुए थे कि उनकी अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए। और ये वली का दरबार है, वली के दरबार में मांगी गई दुआएं कभी खाली नहीं जाती। तो हम तो कमजोर हैं, इसलिए हमने कहा हम कमजोर हैं, हम यहाँ आके कम से कम दुआएं मांग सके। और तमाम मुस्लिम उलेमाओं के साथ आज यहाँ दुआएं हुई हैं। और ये साबिर का दरबार है। साबिर कहते सब्र करने वाले को। अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। ऊपर वाला सब्र वालों के साथ है, मजलूमों के साथ है, जालिमों के साथ नहीं है, जुल्म करने वालों के साथ नहीं है ऊपर वाला। तो जो जुल्म कर रहे हैं और अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं बांग्लादेश में, वो ये समझ ले कि वो इस आयत का
पोजीशन कर रहे हैं वो जालिम है, और जो जालिम होता है उसके खिलाफ ऊपर वाला होता है, उसके खिलाफ मेरा अल्लाह खड़ा होगा। तो और इसलिए मैं इस बात को कह सकता हूँ कि या तो जालिम अपने जुल्म को छोड़ दे, नहीं तो उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, उसकी लाठी बेआवाज है और वो इतना बुरी तरह से मारती है कि आपका वजूद इस दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। इसलिए आपसे हमारी तमाम हमने यहाँ बैठ के दुआएं की हैं, गुजारिश की है कि उनको अक्ल सलीम अता करे ऊपर वाला, और वो इस जुल्म से बाज आए, वो मजलूम लोगों पे, मासूम बच्चों पे, बहन बेटियों पे जुल्म करना बंद कर दे। और दुनिया में जहाँ जहाँ मजलूमों पे जुल्म हो रहा है, चाहे वो कोई भी मुल्क है, चाहे वो फिलिस्तीन है या और दीगर मुल्क हैं, मजलूम और जालिम ये दो अलग अलग बिरादरियां हैं। मजलूम एक बिरादरी है और जालिम एक बिरादरी है। अल्लाह मजलूम के साथ है, वो जालिम के साथ नहीं है। जहां भी मजलूमियत होगी वहां ऊपर वाला उनकी मदद के लिए होगा, और एक मौका तो होगा कि जालिम को जुल्म करते हुए बहुत खुशी होगी, लेकिन समझ लीजिए उस मजलूम के साथ ऊपर वाला है मत। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचारों से देश भर के लोगों में आक्रोश है। इसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शक्ति फार्म सुभाष चौक पर बांग्लादेश सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सुभाष चौक पर एकत्रित होकर बांग्लादेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, वहां पर महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं है। ये घटना पूरे विश्व और मानवता के खिलाफ है। इससे देश में हो रहे जो करोड़ों हिंदू हैं, उन हिंदुओं की आस्था को आहत पहुंची है। ब्लॉक अध्यक्ष उत्तम आचार्य ने कहा कि भारत सरकार बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबसे पहले मैं आपके मीडिया चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये आज मुद्दे को जो कवरेज करने के लिए जो है आप पहुंचे आपके टीम के साथ। मैं इसके लिए आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। जिस तरह से जो है राष्ट्र से लेकर अंतर्राष्ट्रीय जो है चैनलों के माध्यम से, दूरभाष के माध्यम से जिस तरह से हमें जानकारी प्राप्त हो रहा है कि बांग्लादेश में जो है हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर जिस तरह से अमानवीय व्यवहार हो रहा है, इसकी ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ के जो अंतरिम सरकार जो है पूरी तरह से विफल हो चुका है, और हिंदुओं के ऊपर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, वहाँ के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, जो है वहाँ पे सेना भेजने जो है मुक्ति फौज भेज कर जो है पाकिस्तान को छोड़ा हुआ है। उसको जगाने के लिए जो है आज जो है बांग्लादेश सरकार का जो है पुतला जो है आज दहन किया जाएगा। धन्यवाद पत्रकार बंधु। आज हम ब्लॉक कांग्रेस की तरफ से समस्त हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी, युवा साथी, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस सबसे सब एक मत होकर हमने बांग्लादेश सरकार का पुतला फूंका, जो हमारे बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई साहब को अत्याचार, बर्बरता, हिंसा। मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार भू कानूनों पर चर्चा और सुझाव बैठक का जसपुर में आयोजन किया गया। उपजिलाधिकारी गौरव चटराल द्वारा आयोजित इस बैठक का उद्देश्य विभिन्न हितधारकों से सुझाव लेना, उनकी चिंताओं को समझना और भू कानून से संबंधित आवश्यक सुधारों पर विचार करना था। बैठक में स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों, किसान यूनियन, ग्राम प्रधान, अधिवक्ताओं और स्थानीय निवासियों और विभिन्न पार्टी नेताओं सहित विभिन्न वर्गों के लोगों ने भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी नेता पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल भी इस बैठक में मौजूद रहे और सभी ने अपने अपने सुझाव दिए। हमारी सरकार द्वारा और राजस्व परिषद द्वारा, क्योंकि काफी लंबे समय से लोगों द्वारा एक सख्त भू कानून की मांग की जा रही है, तो उसके मद्देनजर सरकार ने और हमारी राजस्व परिषद ने ये निर्देश दिए कि सभी एसडीएम अपने परगने में जो वहाँ के बुद्धिजीवी हैं या वहाँ के किसान लोग हैं या जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों से जिनके हित उस भू कानून से प्रभावित होंगे, उन सभी लोगों के साथ एक गोष्ठी का आयोजन किया जाए और उनके जो विचार आए इसके संबंध में उससे हमको अवगत कराया जाए। इसलिए प्रारूप भी भेजा गया है। तो आज सभी लोगों ने यहाँ शिरकत की, जिसमें किसान यूनियन के लोग, बार एसोसिएशन के लोग, पूर्व विधायक जी, वर्तमान विधायक जी को भी हमने आमंत्रित किया था, वो किसी वजह से नहीं आ पाए, लेकिन उनके द्वारा आश्वस्त किया गया कि वो अपना लिखित में जो सुझाव हमें देंगे। इसके अतिरिक्त जो पूर्व प्रधान हैं, पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं और भी लोग जो अन्य लोग थे, सभी यहाँ उपस्थित हुए, सभी पार्टी के लोग यहाँ उपस्थित हुए। उनके द्वारा कुल मिला के जो सार निकला, उनका ये कहना है कि वर्तमान भू कानूनी काफी हद तक
सही था, लेकिन अगर यदि इसको किया जाए तो इस तरह से किया जाए कि जो यहाँ के जो किसान हैं, जो यहाँ के भूमि हम राजस्व परिषद में भेजेंगे, राजस्व संगति आती है। अगर हम इस पूरे भू कानून को 4 सेक्टर में डिवाइड करें और फिर उसके बारे में, जैसे मैं उदाहरण से कहता हूँ कि कृषि के लिए बाहर से आदमी यहाँ कृषि करने आएगा, वो व्यवहारिकता नहीं लगती, क्योंकि यहाँ अपने आप में काफी किसान है और उन्नतशील किसान है। और अगर कोई उद्योगपति बाहर से यहाँ निवेश करने आना चाहता है तो उसका कहीं ना कहीं हमें स्वागत ही करना होगा। कोई अगर हमारे रिजॉर्ट्स अच्छे बनाने के लिए कोई व्यक्ति यहाँ आता है, उसको भी हमें स्वागत करना होगा। निवेश हमें मिलेगा, साथ है उसमें उच्च स्तर की चीजें भी यहाँ पर मिलती हैं, पर साथ साथ उसको हमें रिस्ट्रिक्ट भी करना है। हमें जो लोकल एंटरप्रेन्योर है उसको ज्यादा प्रोत्साहित करना है, और जो बाहर का आदमी आए निवेश करे, पर हमें बिल्कुल कुछ। तो चलिए उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।